वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है मेरे भाइयों आप सभी का। इससे पहले आपने लक्ष्मीकांत की सारी क्लासेस देखी होंगी। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी ने सारी की सारी क्लासेस देखी हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि वो पुरानी क्लासेस ज़रूर देख लें। अगर आप पुरानी क्लासेस देखते हैं तो देखिए मैंने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं। तो आप ये देखिएगा कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने शुरू किया था। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने देखा, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की विशेषताएं देखी, ठीक है। प्लस फिर प्रियम्बल देखा, प्रस्तावना। आफ्टर दैट पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का भाग एक, पार्ट टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का भाग दो जिसमें आपने सिटीजनशिप पढ़ा, ठीक है। पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का भाग तीन जिसमें आपने पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट यानी पूरी की पूरी मौलिक अधिकार पढ़ा। पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज योर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट फोर ए जो कि आपका फंडामेंटल ड्यूटी है यानी मौलिक कर्तव्य है, ये भी आप लोगों ने देखा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पार्ट फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का भाग पाँच, इसकी बातें आप लोगों ने देखी। इसमें पूरा का पूरा यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर आपने पढ़ा, ठीक है। संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका पढ़ा। फिर उसके बाद स्टेट पार्ट छः में पूरा का पूरा स्टेट का पार्ट आप लोगों ने देखा, ठीक है। आफ्टर दैट दो सरकारें तो हो ही गई, राज्य सरकार केंद्र सरकार, ये भी देख लिए। लोकल गवर्नमेंट की एक क्लास चली थी जब होली की छुट्टियां चल रही थी, तो उस दौरान लोकल गवर्नमेंट की क्लास हुई थी। स्थानीय सरकार की क्लास हुई थी। तो लोकल गवर्नमेंट की क्लास होली की छुट्टियों के दौरान हुई थी, तो लोकल गवर्नमेंट की क्लास देखी। प्लस सेंटर स्टेट रिलेशन की भी क्लास हुई, केंद्र राज्य संबंध की क्लास भी होली की छुट्टियों के दौरान हुई थी। तो सेंटर स्टेट रिलेशन की भी क्लास देखी। इमरजेंसी मैंने आपको अलग से पढ़ाया था, आपातकाल भी अलग से पढ़ाया, ठीक है। अभी इस समय आपका स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर चला है और इतने दिनों तक आपने काफ़ी प्यार दिया मेरे भाइयों, इसके लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। आपने कमेंट में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, आपने कमेंट में बहुत सारी बातें बताई, ऐसी बातें आपने कमेंट सेक्शन में बताई जो ज़रूरी थी, जो रेलिवेंट थी, जो इम्पोर्टेंट थी। सभी के लिए आपका शुक्रिया। और मैंने आपको जो भी आपने कमेंट सेक्शन में कभी कभी सुझाव दिए या कभी कभी कुछ रेलिवेंट बातें आपने लिखी, तो उनको लेकर जो भी चर्चा मेरे द्वारा की जा सकती थी वो सारी की सारी चर्चा मैंने की। इतने दिनों इस सीरीज़ में आपके साथ मैं जुड़ा रहा और कमेंट सेक्शन में आपका जो भी आपके अंदर की अनुभूति है वो आप प्रस्तुत करते रहे, मैं पढ़ता रहा। बहुत अच्छा लगा, बहुत आपका शुक्रिया। आज आपकी अंतिम क्लास है। कुछ बातें मंडल की कुछ बातें बची हुई हैं, उन्हीं बातों को मैं बताकर आज ये सीरीज़ वाइंड अप करूँगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सीरीज आपकी समाप्त हो रही, लेकिन सुबह 7 बजे की जो 20 मिनट शो चलता है, अभी तक आप ये देखें कि दो क्लासेस मेरी यूट्यूब पर चलती थी, ठीक है। एक आपका ये लक्ष्मीकांत चलती थी, एक आपका लक्ष्मीकांत और दूसरा आपका क्या 20 मिनट शो, ठीक है। लक्ष्मीकांत और 20 मिनट शो, लक्ष्मीकांत सीरीज तो आपकी पूरी की पूरी आज समाप्त हो जाएगी। जो प्रीलिम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। 20 मिनट शो लगातार चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ने के बाद यदि आप 20 मिनट शो पढ़ते हैं तो आपको मज़ा आ जाएगा। 20 मिनट शो में मैं सारी बातें आपको बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट होती हैं। 4 सवालों के साथ मैं 40 बातें बताता हूँ, ऐसी बातें जो इसमें स्किप हो गई हैं। लक्ष्मीकांत सीरीज में कुछ बातें ऐसी हैं जो छूट गई हैं, जो स्किप हो गई हैं, उन बातों को भी आप वहां से कवर कर पाएंगे। तो 20 मिनट शो के 60 से ऊपर से सेशन हुए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो जाके उस सेशन को देखें, जरूर देखें। और जिन लोगों ने पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत नहीं करी है, यानी पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो जाकर पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ें, जरूर पढ़ें मेरे भाई, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चीज़ें बची हुई हैं उन चीज़ों पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 20 मिनट शो मेरा चलता है। देखो 20 मिनट शो, 4 सवाल जो 40 बना दे, सुबह 7 बजे चलता है। इसको आप जरूर देखा करिए। सुबह 7 बजे 20 मिनट का एक वीडियो अपलोड होता है। 24 घंटे में कोई भी समय निकालिए और इसे देखिए। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पूरा पढ़ने के बाद आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है।
साथ ही साथ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी नई क्लासेस आती हैं उन क्लासेस का अपडेट्स यहाँ पर मिलता रहता है, सारी नई क्लासेस का अपडेट्स मिलता है। मुझसे आप कोई बातचीत करना चाहते हैं, मुझे आप डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल का ऑनर मैं हूँ, वहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ इंस्टा पर भी आप मुझसे, यहाँ पर भी अगर मान लीजिए यहाँ नहीं हो पा रहा तो यहाँ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ये भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म ही है। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। तो राज्य विधानमंडल हम लोग पढ़ रहे थे, तो राज्य विधानमंडल में विधानसभा की क्या संरचना है ये हम लोगों ने देखी, विधान परिषद की क्या संरचना है ये हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है, साथ ही साथ राज्य विधानमंडल के सेशंस, स्थगन, आहूत, विघटन, इन सारी बातों के बारे में बातचीत करनी है। हालांकि आप आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि आप संसद में पढ़ चुके हैं, तो मुझे बस फटाफट रिवाइज करा देना है आपको। तो जैसे संसद के सत्र होते थे, 3 सेशन होता था, VMW, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। वैसे आप यहाँ देखेंगे कि राज्य विधानमंडल के भी 3 सत्र होते हैं। एक आपका बजट सेशन होता है, सेकंड इज योर मानसून सेशन होता है, और थर्ड इज योर विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है, सत्र को बुलाना जिसे शमन करना कहते हैं, सत्र बुलाना जिसे आहूत करना कहा जाता है, राज्यपाल की लेजिस्लेटिव पावर है। ठीक है, राज्यपाल सत्र बुलाता है, प्रत्येक सदन की बैठक को राज्यपाल बुलाता है, राज्यपाल समन करता है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि सत्र का मतलब, जैसे सेशन शुरू हुआ, मीटिंग स्टार्ट हुई, और मीटिंग स्टार्ट हुई और फिर मीटिंग एंड हुई, इसके बीच का जो गैप है, इसके बीच का जो टाइम है, उसी को हम सत्र के नाम से जानते हैं, यानी उसी को हम सेशन के नाम से जानते हैं। ये जो बीच का टाइम है उसी को सेशन यानी सत्र के नाम, मीटिंग शुरू हुई फिर मीटिंग एंड हुई, इसी को हम सेशन के नाम से यानी सत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, और 3 सत्र जनरली होते हैं, लेकिन 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप यानी 6 मंथ से ज़्यादा का गैप 2 सेशन के बीच में नहीं होना चाहिए। द मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ, यानी 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर आप एक विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि संसद का सत्र वहाँ राष्ट्रपति बुलाता था, यहाँ राज्यपाल बुलाता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही सत्र बुलाए जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पर सत्रावसान, तो यदि आप सत्रावसान की बात करें तो सत्रावसान का मतलब है संसद का सत्र एंड करना। ठीक है, संसद का सत्र एंड करना, और सत्रावसान मेरे भाई किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा ही किया जाएगा, राज्यपाल ही सत्रावसान करता है, पीठासीन अधिकारी नहीं करता। पीठासीन अधिकारी का यहाँ रोल क्या है, ये बात यहाँ पर इसलिए मेंशन है कि देखो, पीठासीन अधिकारी जब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देता है, सामान्यतः, जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना इस बात को, मैं इसको फिर से एक बार फोकस करके आपको बता रहा हूं, समझना। जब कोई सत्र चल रहा है, तो सत्र चल रहा है, तो सत्र में बीच में ब्रेक देना ये किसका काम है? ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम है। बीच में ब्रेक देना ये पीठासीन अधिकारी का काम है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम है। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर 2 घंटे के लिए ब्रेक देता है तो उसे हम स्थगन कहते हैं, उसे हम एडजर्नमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि 2 घंटे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब समझ रहे हैं, स्पीकर, चेयरमैन, जैसे बीच में 2 घंटे के लिए एडजर्न किया जाता है, ठीक है, स्थगन, तो इसे नॉर्मल स्थगन कहा जाता है। ठीक है, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। लेकिन जब बिना समय बताए अनिश्चित काल के लिए एडजर्न कर दिया जाता है, तब हम उसे साइन डाई एडजर्नमेंट कहते हैं, यानी कि अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहते हैं। साइन डाई एडजर्नमेंट कहते हैं, यानी अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहते हैं। ठीक है, और जब साइन डाई होता है, साइन डाई होता है जब, तो साइन डाई के बाद जनरली ऐसा देखा जाता है कि राज्यपाल सेशन को वापस ले लेता है। जरूरी नहीं है ये, कंपलसरी नहीं है ये कि साइन डाई होने के बाद ही, लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि राज्यपाल सत्रावसान की अधिसूचना जारी कर देता है। क्लियर है बात? तो भाई 2 बातें यहां पर आपने देखी कि यदि आप सत्र को आहूत करने की बात करें, आहूत करना यानी शमन करना यानी सेशन बुलाना, तो राज्य में सत्र को बुलाता कौन है? राज्यपाल बुलाता है, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, सत्रावसान जिसे आप प्रोरोगेशन कह रहे हैं, प्रोरोगेशन किसके द्वारा किया जा रहा है? ये भी राज्यपाल की शक्ति है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यानी राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तीसरी टर्मिनोलॉजी आपने देखी स्थगन, स्थगन यानी एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जब एक निश्चित समय के लिए ब्रेक दिया जाता है तो उसे एडजर्नमेंट कहते हैं। ये स्पीकर चेयरमैन के द्वारा किया जाता है, यानी ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पावर होती है। दूसरा आप जिसे कहते हैं साइन डाई, साइन डाई का मतलब ये होता है कि जब अनिश्चित काल के लिए ब्रेक दिया जाता है, अनिश्चित काल के लिए सत्र को स्थगित किया जाता है, एडजर्न किया जाता है अनिश्चित काल के लिए, तो
तो ये भी स्पीकर चेयरमैन के द्वारा किया जाता है, इसे हम साइन डाई कहते हैं। ठीक है, और अगला जो है आपका वो है विघटन यानी कि डिसॉल्व होना। सत्र का डिसॉल्व होना, विघटन, सदन का कार्यकाल ही समाप्त हो जाता है, उसे हम विघटन कहते हैं। ठीक है, और डिसॉल्व हमारे भारत देश में राज्यों में सिर्फ विधानसभा डिसॉल्व होती है। यदि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व नहीं होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल एक अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन का मतलब ये होता है कि ये परमानेंट हाउस होता है, ये अस्थाई सदन होता है, ये डिसॉल्व नहीं होता है, यानी ये भंग नहीं होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट हाउस है, अस्थाई सदन है, ये डिसॉल्व नहीं होता है, यानी ये सदन भंग नहीं होता है। विधानसभा भंग होती है। विधानसभा कब कब भंग होती है? तो देखो, कार्यकाल समाप्त हो जाता है तब भंग होती है। बीच में भी यदि मेजॉरिटी लैप्स की स्थिति आ जाए, मेजॉरिटी लैप्स की स्थिति आ जाए यानी कि पूरा मेजॉरिटी चली जाए, कोई भी पार्टी अगर बहुमत ना साबित कर पाए, कोई भी पार्टी बहुमत ना साबित कर पाए, पूरी तरीके से बहुमत चला जाए, तो ऐसे में विधानसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। ऐसे में विधानसभा डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जब विधानसभा डिसॉल्व होती है तब अगर कोई पेंडिंग वर्क है तो उस पर क्या फर्क पड़ता है? विधानसभा अगर भंग होती है तो हमेशा इस बात को, मुझे सुनिएगा जरा, इस माया पे मत जाइएगा, ठीक है, ये पूरी तरीके से माया है। तो अगर विधानसभा डिसॉल्व होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली अगर डिसॉल्व होती है, तो उस सदन में चलने वाले कोई भी कार्य, चाहे वो प्रस्ताव हो, चाहे वो नोटिस हो, चाहे वो कोई बिल हो, सब समाप्त हो जाता है। ठीक है, और अगर कोई बिल भी अगर पेंडिंग है, पेंडिंग बिल इन असेंबली लैप्स हो जाता है यानी समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा बिल जो विधान परिषद में पेंडिंग है लेकिन विधानसभा से पारित होकर आया है, वो भी समाप्त हो जाता है। जैसे मान लो ये बिल है, ठीक है, ये असेंबली में है पेंडिंग, ये भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये बिल लैप्स हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई बिल असेंबली में पास हो गया फिर काउंसिल में पेंडिंग है, तब भी ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहां समझना क्या है? समझना यह है कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जब विधानसभा भंग होने पर भी विधेयक समाप्त नहीं होता। ठीक है, फिर से सुनिए मेरी बात। ऐसी परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां यानी ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियां जब विधानसभा भंग होने पर भी विधेयक ऐसी परिस्थितियां जब विधानसभा भंग होने पर भी विधेयक समाप्त नहीं होता, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होने पर भी विधेयक समाप्त नहीं होता। कब? कोई बिल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेंडिंग है लेकिन विधानसभा के द्वारा पारित नहीं, यानी अभी विधानसभा का मुंह नहीं देखा है। ठीक है, कोई ऐसा बिल पेंडिंग इन लेजिस्लेटिव काउंसिल बट नॉट पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। तो सबसे पहली सिचुएशन क्या हो गई? सबसे पहली सिचुएशन ये हो गई कि, माफ कीजिएगा, विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेंडिंग है, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद में पेंडिंग है और लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी नहीं गया है, तो ऐसी सिचुएशन में विधेयक समाप्त नहीं होगा। दूसरी बात, राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रिजर्व कर लिया गया है, यानी दूसरी सिचुएशन ये है कि ये बिल है, बिल कहाँ? असेंबली काउंसिल में पास हुआ, असेंबली काउंसिल में पास हुआ, राज्यपाल के पास पहुंचा, राज्यपाल ने सिग्नेचर नहीं किया है बल्कि अपने पास रिजर्व कर लिया है। ठीक है, या तो राष्ट्रपति के विचार के लिए या पूरी तरीके से अभी उस पर सहमति नहीं बन पाई है। तो दूसरी सिचुएशन ये हो गई जब समाप्त नहीं होगा। तीसरी सिचुएशन, पुनर्विचार के लिए भेज दिया है, यानी राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास, विधेयक राज्यपाल के पास पहुंचा या राष्ट्रपति के पास। मैं बार बार राष्ट्रपति क्यों कह रहा हूं? मैं बार बार राष्ट्रपति इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिल जब, राज्य वाले विधेयक जब राज्यपाल के पास जाते हैं तो राज्यपाल भी उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है और फिर राष्ट्रपति भी पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर सकता है। तो तीसरी सिचुएशन ये है कि बिल मान लो पास हुआ, गवर्नर के पास पहुंचा, गवर्नर ने उसे फिर से रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, या गवर्नर ने प्रेसिडेंट के पास भेजा और प्रेसिडेंट ने उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, तो ऐसे में भी वो विधेयक समाप्त नहीं होता है, ऐसे में भी वो बिल समाप्त नहीं होता है। क्लियर है बात? तो ये तीन सिचुएशन है। पहली सिचुएशन, काउंसिल में पेंडिंग हो, असेंबली में नहीं गया हो। दूसरी सिचुएशन, राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास हो। तीसरी सिचुएशन, राष्ट्रपति या राज्यपाल ने वापस कर दिया हो। तो ऐसी स्थिति में विधेयक समाप्त नहीं होता है। क्लियर है बात? चलो,
जैसे केंद्र में आपने पढ़ा था कि संसद को चलाने के लिए जो कोरम होता है, संसद को चलने के लिए कोरम मेंटेन करना जरूरी है। कोरम मेंटेन करना जरूरी ये है कि 1/10 की संख्या मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम 1/10 होना चाहिए, यानी मिनिमम 1/10 की संख्या होनी चाहिए। अगर मिनिमम 1/10 नहीं है तो संसद नहीं चलेगी। वैसे यदि आप स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, राज्य विधानमंडल की बात करें, तो राज्य विधानमंडल के चलने के लिए भी कोरम की आवश्यकता है। और कोरम को मेंटेन करना ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है, स्पीकर चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है। यहाँ भी न्यूनतम संख्या चाहिए होती है 10 या 1/10, ठीक है। 10 और 1/10 मेंबर चाहिए, ठीक है। किसके लिए? गणपूर्ति के लिए। अगर ये नहीं है तो नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, 10 या 1/10 में समझना नहीं, ऐसे नहीं 500 संख्या है तो 10, 10 या 1/10 इसमें से जो अधिक हो, ठीक है। अगर किसी जगह पर 1/10, उसका 1/10 10 से ज्यादा है तो उतने होने चाहिए, ऐसे समझना। जैसे यूपी में 403 है, तो यूपी में अगर 10 लोग आए हैं तो नहीं चलेगा, यूपी में 1/10 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1/10 अगर इसका निकालोगे 403 का, कितना हो जाएगा? 40 प्लस हो जाएगा, तो 40 ज्यादा है, तो इसलिए 40। कहने का अर्थ यह है कि कोरम मेंटेन के लिए 1/10 चाहिए, 1/10 चाहिए कोरम मेंटेन के लिए, 1/10 होने चाहिए। बिना 1/10 के विधानमंडल नहीं चलेगा, और इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्पीकर चेयरमैन की है। लेकिन अगर मान लो कहीं 40 की संख्या है विधानसभा की, तो विधानसभा की संख्या 40 है, तो 1/10 कितना हो गया? 4 हो गया, तो क्या 4 ही लोग में चल जाएगा? नहीं, तो यहां के लिए 10 होना जरूरी है ना। 10 या 1/, अगर कहीं 10 ज्यादा है तो 10 होना जरूरी है, और 1/10 10 से भी ज्यादा है तो 1/10 होना जरूरी है। क्लियर है? चलो, ये बात मैंने आपको बताई थी, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहा हूं, क्योंकि ये अक्सर आपके यहाँ एग्जामिनेशन में पूछी जाती है कि भाई मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार क्या होते हैं सदन के भीतर। तो महाधिवक्ता के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि महाधिवक्ता सदन में पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है, बोल सकता है। उसे राज्य विधानमंडल के सदस्यों के भी विशेषाधिकार मिलते हैं, यानी विधानसभा विधान परिषद में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है क्योंकि वहां का मेंबर नहीं है। मंत्रियों के साथ भी यही सीन है कि मंत्री दोनों सदनों में, असेंबली काउंसिल दोनों सदन में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। तो महाधिवक्ता किसी भी सदन में कैन पार्टिसिपेट, कैन स्पीक, बट कैन नॉट वोट। मंत्री किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग, कैन स्पीक, बट कैन वोट इन, उसी सदन में वोट कर सकते हैं जिस सदन के वो क्या है? मेंबर है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं हम लोग विधायी प्रक्रिया पर। तो विधायी प्रक्रिया में थोड़ी बात मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है। 2 मिनट में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आपने जब केंद्र पढ़ा था तो यूनियन लेजिस्लेचर की यदि आप बात करें, यूनियन लेजिस्लेचर यानी केंद्रीय विधानमंडल की यदि आप बात करें, यूनियन लेजिस्लेचर यानी केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल यानी यूनियन लेजिस्लेचर की यदि आप बात करेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे मेरे भाई कि 3 तरह के बिल हुआ करते थे। एक तो आपका था क्या? ऑर्डिनरी बिल, जिसे आप कहते हैं साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल जिसे साधारण विधेयक कहते हैं, ठीक है। और दूसरा था आपका क्या? फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल जिसे हम कहते हैं वित्त विधेयक, ठीक है। फाइनेंस बिल जिसे वित्त विधेयक कहते हैं, फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक, ठीक है। और तीसरा था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी जिसे आप कहते हैं क्या? संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी संविधान संशोधन विधेयक, ये 3 प्रकार के बिल आपने केंद्र में देखे थे। फाइनेंस बिल में 3 प्रकार आपने पढ़े थे। एक आपने देखा था मनी बिल, और प्लस आपने देखा था फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 और फाइनेंस बिल कैटेगरी 2, यानी वित्त विधेयक श्रेणी 1 आपने देखा था। दूसरा आपने देखा था वित्त विधेयक श्रेणी 2, यानी फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 देखा था, फाइनेंस बिल कैटेगरी 2 देखा था। यहीं यदि आप राज्य की बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे, तो स्टेट में आपको 2 ही तरह के बिल नजर आएंगे। एक तो ऑर्डिनरी बिल आपको नजर आएगा, दैट इज योर साधारण विधेयक, जिसे आप जनरल बिल के नाम से जानते हैं। और दूसरा आपको फाइनेंस बिल नजर आएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि राज्य में संविधान संशोधन विधेयक का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर केवल संसद को है।
संविधान में संशोधन करने की शक्ति ओनली पार्लियामेंट को है, यानी केवल संसद को है। संसद के अलावा और किसी भी सदन को ये शक्ति नहीं है, संसद के अलावा किसी को भी ये पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे। तो संविधान संशोधन, ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक, और दूसरा आप यहाँ देखेंगे आपका फाइनेंस बिल। और फाइनेंस बिल का एक टाइप है मनी बिल, जो आपके लिए यहाँ पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आप केंद्र में देखा था वैसे राज्य में भी ये दोनों से सवाल आपके यहाँ बनते हैं। सवाल क्या बनते हैं? एक दो सवाल इसलिए बनते हैं क्योंकि काउंसिल कमजोर सदन होता है राज्यों में। ठीक, अब जैसे ऑर्डिनरी बिल के केस में मैं आपको बताता हूँ, ये विधेयक है। मान लो किसी राज्य में एक सदन है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा। ठीक है, इसके लिए कोई राज्यपाल की पूर्व अनुमति की कोई जरूरत नहीं होती है। विधानसभा में जाएगा, विधानसभा में पास हो गया, गवर्नर के पास पहुंचा। गवर्नर या तो सिग्नेचर करेगा, ठीक है, या वापस कर देगा। अगर वापस कर दिया और असेंबली ने दोबारा पास किया तब गवर्नर भी सिग्नेचर करने को बाउंड हो जाता है, या गवर्नर रोक लेगा। और गवर्नर के पास एक शक्ति एक और होती है कि अनुच्छेद 200 के तहत वो राष्ट्रपति के विचार के लिए ट्रांसफर कर दे, यानी राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज दे। ये स्थिति वहां पर होगी जहां एक सदन है, जहां सिंगल हाउस है। ठीक है, मनी बिल की यदि आप बात करें तो मनी बिल के लिए राज्यपाल की पूर्व सहमति चाहिए। मनी बिल के लिए राज्यपाल की पूर्व अनुमति चाहिए। राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही सदन में लाया जाता है। प्रीरियर परमिशन ऑफ द गवर्नर। गवर्नर ने अनुमति दे दी तो अब असेंबली में जाएगा, असेंबली में पास हुआ, गवर्नर के पास पहुंचा, या तो गवर्नर इस पर सिग्नेचर करेगा, वापस नहीं कर सकता। धन विधेयक को राज्यपाल वापस नहीं कर सकता, या तो साइन करेगा, या तो रोकेगा, या तो राष्ट्रपति के विचार के लिए रख लेगा। राष्ट्रपति के विचार के लिए रख लेगा। ठीक है, ये स्थिति हो गई मनी बिल की। कहाँ की स्थिति मैंने बताई आपको? जहां पर यूनिकैमरलिज्म है। जहां पर यूनिकैमरलिज्म है यानी जहां एक सदनीय विधायिका है। अब आ जाते हैं हम लोग जहां दो सदन है, वहां देखते हैं क्या स्थिति होगी। ठीक है, जहां मेरे भाई दो सदन है, यानी जहां बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, बाई कैमरलिज्म जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब जे 6 राज्यों में आप ये देखेंगे कि आपको बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। वो 6 राज्य कौन से हैं? तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डिनरी बिल का क्या केस है ये देख लेते हैं हम लोग कि ऑर्डिनरी बिल के सिचुएशन में कैसे चलेगा मामला। ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिल के सिचुएशन में ऑर्डिनरी बिल लेकर आएंगे, कहीं भी ला सकते हैं, चाहे असेंबली लाएं चाहे काउंसिल लेकर आएं। ठीक है, अब यहाँ एक बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि किसी भी साधारण विधेयक को विधानसभा ने पारित कर दिया। किसी भी साधारण विधेयक को अगर मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया, यानी विधानसभा ने पारित कर दिया, ये ऑर्डिनरी बिल है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल को यानी साधारण विधेयक को अगर मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया, काउंसिल के पास गया, तो काउंसिल पहली बार में इसे सिर्फ 3 मंथ्स तक ही रोक सकती है। परिषद इसे पहली बार में सिर्फ 3 महीने तक ही रोक सकती है, यानी 3 महीने तक ही अपने पास रोक सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर 3 महीने में इन्होंने पारित नहीं किया तो इस विधेयक को असेंबली में फिर से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी इस विधेयक को असेंबली में री इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, फिर से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, री इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और अगर इन्होंने री इंट्रोड्यूस किया तो दोबारा फिर से काउंसिल के पास जाएगा, तो दोबारा फिर से काउंसिल के पास 1 महीने रोकने की शक्ति है। हाँ भाई, क्या बातचीत कर रहे थे? ऑर्डिनरी बिल। हाँ, थोड़ा आवाज का कुछ इशू आ रहा था, वो ठीक कर रहे थे। तो मैंने आपसे कहा कि एक बार फिर से समझो, साधारण विधेयक मान लो असेंबली में ले आए, असेंबली ने उसे पारित कर दिया, हैप्पी बर्थडे। अब काउंसिल के पास पहुंचा, काउंसिल उसे सिर्फ पहली बार में 3 महीने तक, यानी पहली बार में काउंसिल के पास सिर्फ 3 महीने रोकने की शक्ति है, बस। राज्यसभा जैसी जितनी शक्तिशाली नहीं है। और अगर इन्होंने 3 महीने तक रोक दिया तो असेंबली में री इंट्रोड्यूस हो सकता है, दोबारा फिर से आ सकता है। दोबारा फिर से अगर ले आए और पास करके भेजे तो इस बार 1 महीने ही तो रोक सकते हैं।
यानी किसी साधारण विधेयक पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास 4 महीने की शक्ति है। किसी ऑर्डिनरी बिल पर साधारण विधेयक पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास अधिकतम 4 महीने की शक्ति है, इससे ज्यादा शक्ति नहीं है। ठीक है, अधिकतम 4 महीने की शक्ति ही किसी विधेयक पर है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, यानी विधान परिषद के पास। क्लियर है? मैक्सिमम 4 महीने, पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीने। तो अगर मैं आपसे कहूं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या राज्यों में कमजोर है? यस। लेजिस्लेटिव काउंसिल की तुलना आप केंद्र में राज्यसभा से नहीं कर सकते, क्योंकि केंद्र में राज्यसभा मजबूत सदन है। कुछ मामलों में राज्यसभा गौड़ सदन है, बाकी ज्यादातर मामलों में लोकसभा राज्यसभा समान शक्तियां रखता है। लेकिन यहां आप देखेंगे सभी मामलों में काउंसिल कमजोर नजर आएगी, सभी मामलों में विधान परिषद कमजोर नजर आएगी। ठीक है, मनी बिल के केस में तो कमजोर रहेगी। तो ये सवाल पूछा जाता है 4 महीने वाला, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं धन विधेयक के मामले में। मनी बिल के केस में तो मनी बिल अनुच्छेद 199, मनी बिल के लिए पहले राज्यपाल की पूर्व अनुमति चाहिए। क्या चाहिए? राज्यपाल की पूर्व अनुमति चाहिए, यानी प्रीरियर परमिशन ऑफ द गवर्नर चाहिए। राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ कहाँ आएगा? सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में आएगा। सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में आएगा, यानी सिर्फ विधानसभा में आएगा। ठीक है, विधानसभा में पारित हो गया। अब ये किसके पास पहुंचा? लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास पहुंचा। लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर मान लो है उस राज्य में, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल इसे अमेंड नहीं कर सकती। अमेंड नहीं कर सकती, लेजिस्लेटिव काउंसिल इसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। ना तो अमेंड कर सकती है, ना तो रिजेक्ट कर सकती है। सिर्फ अमेंडमेंट के लिए असेंबली को प्रपोज कर सकती है। संशोधन की सिफारिश विधानसभा को कर सकती है। संशोधन की सिफारिश कर सकती है विधानसभा, चाहे तो इस सिफारिश को स्वीकार करे और विधानसभा चाहे तो इस सिफारिश को स्वीकार न करे। अमेंडमेंट के लिए प्रपोज कर सकती है, अमेंडमेंट की सिफारिश कर सकती है, चाहे तो सिफारिश को स्वीकार करे और चाहे तो सिफारिश को स्वीकार न करे। ठीक है, हाँ प्रपोजल जान ही रहे हो आप, तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो नहीं। दूसरी बात, काउंसिल सिर्फ इसे 14 डेज तक अपने यहाँ होल्ड कर सकती है, 14 दिन में ये स्वतः पास मान लिया जाएगा। यानी मनी बिल के केस में आप ये देख रहे हैं कि काउंसिल क्या है? काउंसिल कमजोर सदन नजर आ रहा है। मनी बिल के केस में उसके पास गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर या तो सिग्नेचर करेगा या वापस करेगा। वापस नहीं कर सकता, मनी बिल को वापस नहीं कर सकता, या सिग्नेचर करेगा या रोकेगा या राष्ट्रपति के विचार के लिए रखेगा। ठीक है, गवर्नर की भूमिका फिर से बता दे रहा हूं, एक बार पहले भी बता चुके हैं। ऑर्डिनरी बिल अगर मान लो पारित होकर गवर्नर के पास गया, तो गवर्नर के पास 4 ऑप्शन, या तो सिग्नेचर करो या रोको या वापस करो या राष्ट्रपति के विचार के लिए रखो। मनी बिल गया अगर गवर्नर के पास, तो मनी बिल के मामले में गवर्नर के पास 3 ऑप्शन, या तो सिग्नेचर करो या रोको या राष्ट्रपति के विचार के लिए रखो, वापस नहीं कर सकते हैं। क्लियर बात? तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। जैसे आपने वहां पर पढ़ा था केंद्र में कि किसी भी विधेयक को पारित होने के लिए, आप ये देखते हैं कि किसी भी विधेयक को पारित होने के लिए 3 रीडिंग की जरूरत होती है। ठीक है, 3 रीडिंग की जरूरत होती है। वैसे यहां पर भी आप देखेंगे कि किसी भी विधेयक को पारित होने के लिए 3 रीडिंग की आवश्यकता होती है, यानी 3 वाचन की आवश्यकता होती है। ठीक है, साधारण विधेयक किसी भी सदन में आ सकता है। अब एक बात ये देख लीजिए, मेरी अब तक आपने देखी कि मेरी 2 क्लासेस चलती थी। ठीक है, एक क्लास चलती थी सुबह 7 बजे, जिसे आप जिसे आप 20 मिनट शो के नाम से जानते हैं। ये कंटिन्यू रहेगी, ये चलती रहेगी। लेकिन ये जो क्लास है जो आपकी 8 PM पर चलती थी, आज से ये समाप्त है। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत आज से आपका समाप्त हुआ। इतने दिनों तक आपने ढेर सारा प्यार दिया। यहाँ आप मुझसे जुड़े रहिए लगातार टेलीग्राम पर, यहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट, कन्फ्यूजन, आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरे भाई, इतने दिनों तक आपने प्यार दिया, इतना अच्छे से आपने इस सेशन को सराहा, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेरी शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हों। देखिए, अगर आप ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो मेरा दावा है कि आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे। तैयारी के प्रति ईमानदार होना बहुत ज़रूरी होता है, तैयारी के प्रति ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप तैयारी के प्रति ईमानदार नहीं हैं, अगर आप तैयारी के प्रति ऑनेस्ट नहीं हैं, तो कितना भी कर लीजिए, परिणाम अच्छा नहीं होता है। तैयारी में मैं जाते जाते आपको बता रहा हूं कि तैयारी में सिर्फ कंटिन्यू रहिए, रिलेवेंट मटेरियल पढ़िए, प्री और मेंस के सवालों का ऐसा पोस्टमार्टम करिए ना कि दुनिया की कोई ताकत उस तरह का पोस्टमार्टम न कर पाए। आप इस तरह से करिए, आप अपने आप को सबसे बेस्ट तरीके से प्री और मेंस के सवाल सॉल्व करने में लगाइए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जरूरी है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, उतना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए।
सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड के बीच में जो फर्क होता है वो प्रैक्टिस और रिवीजन का ही होता है, रिवीजन और प्रैक्टिस का ही फर्क होता है सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड के बीच में। ठीक है, प्री के लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आप 100 कम से कम 100 टेस्ट सीरीज दीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पुराने पेपर्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व करिए और रिवीजन करिए। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। जो पढ़िए उसको रिवाइज जरूर करिए, टारगेट बनाकर पढ़िए, ना कि जो है टाइम टेबल वेस्ट स्टडी करिए, टारगेट वेस्ट स्टडी करनी है, यानी टारगेट बना के आपको पढ़ना है। क्लियर है? चलिए, एक सूचना और आप ले लीजिए कि भाई अगर आप हमारे साथ जुड़कर पूरा देखिए, यूट्यूब पर अगर आप सोचें कि ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिल जाए तो कहने को मैं भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ, लेकिन मुश्किल है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी प्री वाला सारा सब कुछ पढ़ाया, लेकिन मेंस का पूरा पढ़ा पाना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि जब फाउंडेशन बैच में मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ तो कम से कम पॉलिटी में 120 प्लस आवर्स पढ़ाता हूँ, 120 प्लस घंटे पढ़ाते हैं। इसमें प्री और मेंस दोनों के मटेरियल कवर होते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर पढ़ाना यूट्यूब पर पूरी तरीके से संभव नहीं है, क्योंकि उसका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, उसमें आप देखेंगे नहीं। अगर एक बार मैं कह दूं कि मेंस पढ़ा रहा हूँ तो एक आदमी भी नहीं देखने आएगा, ये हालात है। ठीक है, तो खैर, अगर आप कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना चाहते हैं तो आप देखिए हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है आरंभ। आरंभ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें प्री की, मेंस की पूरी तैयारी कराई जाती है, साथ ही साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी फ्री मिलता है आपको। आरंभ में आप देखते हैं कि दो तरह के बैचेज होते हैं, एक बैच होता है गोल्ड आपका और एक बैच होता है आपका प्लेटिनम। ठीक है, गोल्ड और प्लेटिनम में क्या डिफरेंस है? गोल्ड में आपको 1100 प्लस घंटे की क्लास मिलती है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है, करंट अफेयर की मैगजीन मिलती है, 2 साल की वैलिडिटी मिलती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिलेबस लाइव पढ़ाया जाता है इसमें। प्लेटिनम में क्या मिलता है? तो गोल्ड वाले जो फीचर हैं वो तो मिलते ही मिलते हैं, यानी गोल्ड में जितने फीचर हैं वो सब मिलते हैं। ठीक है, यानी प्लेटिनम में 1100 प्लस घंटे की क्लास होती है आपकी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है आपको, करंट अफेयर की मैगजीन मिलती है आपको। ठीक है, इसमें 4 साल की वैलिडिटी होती है, साथ ही साथ 5 कोर्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, 5 कोर्स एक्स्ट्रा, जैसे एक फाउंडेशन कोर्स आपको मिलता है, एक प्री का कोर्स आपको मिलता है, एक रिवीजन के लिए आपको मिलता है। ठीक है, प्री का कोर्स, और एक एमसीक्यू कोर्स आपका मिलता है, एनसीईआरटी का कोर्स आपको दिया जाता है, यानी 5 कोर्स इसमें एक्स्ट्रा दिए जाते हैं आपको। कैसे आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं? तो सबसे पहला काम तो ये कर लिया करिए, 9289996923, इस पर आप कॉल कर लीजिए, मेरा नाम बताइए कि मैं विपुल त्रिपाठी सर की क्लास से आया हूँ, और मुझे पूरा बताइए कैसे तैयारी की जाती है। फिर उसके बाद आप बताइए कि आपके पास कौन कौन से कोर्स हैं, फिर उसके बाद अगर मेरी इच्छा होगी तो मैं इसे लूँगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं लूँगा। ठीक है, तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूरी की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर कि यदि आप स्वयं से सब कुछ जानना चाहते हैं, स्वयं से सब कुछ देखना चाहते हैं, पढ़ लेना चाहते हैं, आप काफ़ी जानकार व्यक्ति हैं, तो यहाँ आप जाइए स्टडी IQ पर, studyIQ.com पर जाइए। studyIQ.com पर जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको दिखेगा भाई पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स। क्या दिखेगा? पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स। पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स में आप स्टेट पीसीएस पर क्लिक करिए, उत्तर प्रदेश पर, उत्तर प्रदेश पर क्लिक करिए भाई, ये देखिए उत्तर प्रदेश पे जाएंगे, यहाँ आरंभ दिख रहा है, यहाँ जाके आप जो है पूरा का पूरा ब्रोचर डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, सॉरी डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं, बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और फिर उसके बाद गोल्ड और प्लेटिनम में डिफरेंस देख सकते हैं। पूरा बैच यहाँ से जाके पढ़िए, पूरी जानकारी पढ़िए, बिना पढ़े मत लीजिए। ठीक है, बिना पढ़े बिल्कुल भी लेना नहीं है। और यहाँ बाई नाउ पे क्लिक करिए, और बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आप क्या करिए, कूपन कोड एक लगाने का ऑप्शन आएगा, कूपन कोड आप लगाइएगा VEL लाइव। जैसे ही बाई नाउ पे क्लिक करिए, मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP डालिए, फिर जब बैच आप परचेज करने लगेंगे तो एक कूपन कोड लगाने का ऑप्शन आता है, जिसमें आप लिखिए VEL लाइव, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप बैच में एनरोल करिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। अगर आप मेरी पूरी की पूरी जितनी भी क्लासेस हैं यूट्यूब पे पढ़ी हैं, अगर वो सारी की सारी आप देख लें, तो मेरा दावा है कि आप प्रीलिम के लिए बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी क्लासेस पढ़ी हैं। सारी की सारी क्लासेस अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया आप कर सकते हैं, ये दावा है मेरा। ठीक है, UPPCS स्टडी IQ चैनल है ना, जिस चैनल पे आप मुझे अभी देख रहे हैं, इस तरह से आप UPPCS स्टडी IQ चैनल पर जाइए, यहाँ आप जाइए प्लेलिस्ट में। ठीक है, अब आप प्लेलिस्ट में गए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप ये देखिए, ये लक्ष्मीकांत की पूरी वीडियोज़ हैं, 40 वीडियोज़ लगभग। ठीक है,
ये लक्ष्मीकांत की 40 वीडियोस हैं, ये आज का लास्ट वीडियो है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर ये माफ करना भाई, ये मेरी सारी की सारी मैराथन्स इसमें पड़ी हैं। अब तक मैंने जितनी मैराथन ली हैं उसमें 7, एक और है मैं ऐड करा दूंगा, 8 वीडियो मैराथन की है। ये पूरी की पूरी मैराथन प्री के लिए है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने सारे कराए हैं, मॉडल क्वेश्चंस भी मैंने सारे कराए हैं। अगर ये आप देख लेंगे तो पूरी की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। साथ ही साथ भाई ये है आपका 20 मिनट्स हो, जिसमें 70 वीडियोज हो चुके हैं, अभी और भी होंगे, ये आप देखिए। तो इतना अगर आप कर लेंगे तो पॉलिटी एकदम प्री के लिए धुआंधार हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। क्लियर है बात? चलिए, तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब आगे बढ़िए जीवन में, प्रगति करिए, उन्नति करिए, और मेरी शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हों, आगे बढ़ें, ठीक है, और देश के विकास का, समाज का माध्यम बने। इतने दिन तक इस सीरीज में आपके साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपको, नमस्कार।